हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर से। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एडुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भाग 5th में आता है पर्यावरण अध्ययन। जैसा कि आपको मालूम होगा, चाहे वो CTET हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो टेट हो, इसमें आपको 5वें भाग में आएगा पर्यावरण। पर्यावरण जो रहेगा CTET और UP टेट में, ये 121 से क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर तक के। ठीक है, उसी के हिसाब से आपके लिए सेट पेपर प्रोवाइड कराया गया है ताकि आपको उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 30-30 का पोर्शन आता है, 5 रहते हैं, तो 30 गुणा 5 करेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसमें रहेंगे आपके 121 से 150 तक क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन की। ठीक है, और आपके 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम से नए क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे और शुरू से अंत तक ज़रूर हमारे साथ बने रहेंगे। और आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई हमारे चैनल में वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाएगा। तो आशा करते हैं, इसी आशा के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब पर बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आपका चैनल है DS राजपूत एडुकेशन। आप लोग ज़रूर इसको पसंद करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं अपन बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले साथियों आपको क्वेश्चन करने से पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना है। आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन करते जाइएगा। लास्ट में हमें ज़रूर अपने नंबर काउंट करके बताइएगा, सर हमारे 30 में से 25, ठीक है 20। आशा करता हूँ आपके 25 से कम नंबर बिल्कुल कतई ना बने। ठीक है, बहुत आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है। CTET का पेपर होने ही वाला है, 31 तारीख को उसका पेपर भी है। तो उसी के साथ उसी के हिसाब से आपको एक ये चैलेंज है प्रैक्टिस सेट पेपर का, तो आप लोग ज़रूर इसको एक्सेप्ट करिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों आप लोग, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। और आप लोगों को पूरा भरोसा है तो ज़रूर देखिएगा। तो निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पूरे विश्व यानी कि पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो कौन सी वो हो जाएगी संस्था। तो आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WWF। अब आपको WWF का कभी अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो WWF का नाम क्या है फुल फॉर्म, तो W से हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है, W से हो जाएगा वर्ल्ड और W से हो जाएगा वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, F से हो जाएगा फाउंड। ये वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है और ये हमेशा इसकी देखभाल भी करती रहती है पर्यावरण की। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फाउंड, ठीक है, FUND फाउंड, तो ये इसका संस्था का नाम है और ये पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो जो कीटनाशक जब अपन लोग अत्यधिक उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण हो जाएगा या ये सभी हो जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग करने से या इस्तेमाल करने से ध्वनि प्रदूषण कतई नहीं होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण ये भी कतई नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा। जो इसका मेन है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण की संभावना अत्यधिक रहती है। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, जैसा कि आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या हो जाएगी, डेसिबल हो जाएगी, यानी कि तीसरा वाला विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये क्वेश्चन ऐसे लेंथी क्वेश्चन CTET में पूछे जाते हैं। जब भी पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो या दिक्कत हो या आपको लगे कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, गलत बताया है, तो आप लोग भी उसको कमेंट करिएगा। अगली जब भी वीडियो अपलोड होगी उसमें आपका सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। वैसे गलती नहीं होती है, फिर भी अगर आपको लगे तो उसके बारे में डिस्कशन आप अगली वीडियो में कर लिया जाएगा। तो इसका जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपस्थानीय संरक्षण, यानी कि तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो आप लोगों ने जैसा कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आप लोग इसको भी देख लें, आंसर को भी देख लें, कौन सा इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑलिव रिडले। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग बता देते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके जल के भागों में पाए जाने वाली जो 5 प्रजातियां हैं के मतलब उनके प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, इसी यही पूछा गया है सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो 5 प्रजातियों में जो सबसे अधिक संख्या होती है वो ऑलिव रिडले की होती है। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, तो कौन सा एक कारक हो जाएगा किसके लिए, विश्व ऊष्मायन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाहनों से निकली गैसें हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पहला वाला विकल्प राइट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व में जो विश्व ऊष्मायन है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि यानी कि उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसमें, विश्व ऊष्मायन में। इसलिए वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस परावर्तित ऊष्मीय विकिरण को रोक लेती है जिससे वायुमंडल के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पहला वाला और कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलती है, वाहनों से निकले हुए धुएं में जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, सभी को पता होगा लगभग लगभग। ठीक है, तो चौथा वाला विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे किस चीज़ को अवशोषित करते हैं, ये लगभग लगभग सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और किसको, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को, जिससे कि हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने लिए अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप लोगों में से कई बच्चे ये बोलते हैं या कई हमारे साथी ये बोलते हैं कि अनुच्छेद के बारे में कभी भी टेट पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसा कि मैं आपको सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 129 नंबर वाला क्वेश्चन अनुच्छेद पूछा जा रहा है। इसमें किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है। आप लोग अनुच्छेद भी थोड़ा सा एक डीपली टाइप से पढ़िएगा। 1 से लेके 395 अनुच्छेद होते हैं पूरे। ठीक है, इसके 22 भाग होते हैं। तो आप आशा करता हूँ आप लोग पूरे इसको जरूर पढ़ लेंगे, सभी भागों को पढ़ लेंगे और अनुच्छेद भी पढ़ लेंगे। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो वो संविधान कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो जो महासागरों में जल की स्तर है वो बढ़ रहा है अत्यधिक। ठीक है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता भी होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ही महासागरों में जल स्तर का वृद्धि का प्रमुख कारण बना हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ध्रुवीय प्रदेश में जब बर्फ पिघलेगा तो वो जल अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ कोई जमा हुआ है तो वो छोटे से क्षेत्र में है, जब वो पिघलेगा तो उसका रूप बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ का पिघलना है वही महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण भी है। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। ठीक है, सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, तो जैसा कि आप लोगों के सामने है
तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक जो सल्फर गैस है वो ऑक्साइड के रूप में मिली होती है। तो किसके ऑक्साइड, SO2 के रूप में, ठीक है, SO2 के रूप में, यानी कि चौथा वाला इसका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक जो सल्फर मिश्रित गैस है वो SO2 हो जाएगी, ठीक है, चौथा वाला विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को किस चीज़ से कम किया जा सकता है, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा। वायु प्रदूषण पूछा जा रहा है, ठीक है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो वो ऑब्वियसली वृक्षों के द्वारा ही वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथियों ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसको एक बार नहीं कई बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको 100%, ठीक है, कितना 100% या तो सीटेट में या यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप लोग सोते भी हैं, अगर आपसे कोई पूछता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर देना है इसका सटीक आंसर, ठीक है, और वो क्या देना है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। क्या पूछा गया है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओजोन स्तर हो जाएगा, ठीक है। ये ओजोन स्तर क्या है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आती हैं इसको ये अपने ओर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ये पृथ्वी पर उन हानिकारक किरणों को आने नहीं देता है, ठीक है, तो ये अपना दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 वाला। किसी जगह की फ्लोरा और फोना सूचित करता है, तो किसी जगह की फ्लोरा और फोना किस चीज़ को सूचित करता है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो फ्लोरा और फोना जो सूचित करते हैं वे पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं, ठीक है, तो पहला वाला विकल्प इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों के लिए पता भी होगा कि तालाब है वो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके जल में जैव व अजैव यौगिकों के अंश पौधे एवं प्राणी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तालाब में, ठीक है, पौधे मिलते हैं। तालाब के जल में उपस्थित बड़े जीव जंतुओं के साथ साथ क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म पौधे भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर जो हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का, वो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा तालाब, ठीक है, तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है, कौन जीवीय कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। जीवीय कारक नहीं है, ठीक है, क्या पूछा गया है, जीवीय कारक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओबियसली प्रस्तर ही हो जाएगा, ठीक है, ये जीवीय कारक हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन जो क्या नहीं है, कारक नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो प्रस्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पेड़ पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को जैव कारकों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्रस्तर क्या है, एक अजैव कारक होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जीवीय प्रस्तर, जीवीय कारक नहीं है प्रस्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। ये लगभग सभी को पता होगा कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जलमंडल में नहीं पाए जाते हैं, वायुमंडल में भी नहीं पाए जाएंगे और प्रकाश मंडल में भी नहीं पाए जाएंगे, यानी कि जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, अर्थ यानी कि पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं, निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, अन्य किस पर, मृत जंतुओं पर, जो चीज़ें मर जाती हैं उन पर जो अपना जीवन यापन या निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपन स्क्वेवेंजर, ठीक है,
तीसरा वाला विकल्प स्कैवेंजर भोजन के लिए अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करते हैं। जैसा कि कोई भी जब मर जाता है उसमें छोटे छोटे से कीड़ा लग जाते हैं और उसको शरीर को एक खोखला कर देते हैं, यानी कि कोई भी बचने नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्कैवेंजर। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, ये हर साल मनाया भी जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सटीक आंसर और राइट आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 25 जनवरी को। जैसा कि आने ही वाली है जनवरी, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया भी जाएगा। ठीक है, यानी कि मत डालने का सभी को अधिकार है और एक डालना ही चाहिए, क्योंकि सरकार अपने ही मत के द्वारा चुनी या गिराई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें गैस पूछी गई थी, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण है? तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वायु प्रदूषण। तो जो विश्व उष्मायन में वायु प्रदूषण यानी कि क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कहाँ मिल जाती है? वायु में। तो और उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो कारण क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा इसका कारण। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व संघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। तो वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन जाती है। ठीक है, और वो गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु का मुख्य कारण है विश्व उष्मायन के लिए। ठीक है, यानी कि उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपने देख ही लिया था पहले भी, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 मतलब 142 नंबर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। तो यानी कि ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि महासागर जो पृथ्वी है, यानी कि ये है पृथ्वी, तो इस भाग पर कितने भाग पर फैला हुआ है? ठीक है, जैसा कि ये पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, गोल है पृथ्वी, तो ये पूछा जा रहा है कि इतने भाग में क्या है? महासागर है या इतने। ठीक है, ये तो ये भिन्न के रूप में पूछा जा रहा है। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग कितना है? तो वो हो जाएगा 3/4 क्षेत्र में महासागर फैला हुआ है, यानी कि पहला वाला विकल्प इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? तो जो आँखों के लिए विटामिन आवश्यक है वो कौन सा विटामिन है? बिट बी, बिट ए, बिट डी या विटामिन ई? ये आपके सामने बिट लिखा दिख रहा है, ये बिट को बिट नहीं पढ़ना, ये विटामिन लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन। तो कौन सा विटामिन है आँखों के लिए आवश्यक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो निम्न क्या पूछा है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप समझदार हैं, धुआं और कुहासा भी वायु प्रदूषण का कारण है। वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें, तो वो भी वायु प्रदूषण को प्रदूषित करती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अपन ने, या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये भी वायु प्रदूषण का कारण हो सकती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे वायु प्रदूषण का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग रोकता है। किसके लिए रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, या नायलॉन के थैले, या चमड़े के थैले। तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए जो नियम है वो किसके लिए रोकता है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है? लगभग में पूछा जा रहा है। तो हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसका प्रतिशत कितना होता है, ये पता होना चाहिए आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जो हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो 21 होता है। ठीक है, 21%, यानी कि चौथा वाला विकल्प अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वायु
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसों का मिश्रण है। इसमें से नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, नाइट्रोजन की, ठीक है, Na कितनी 78% होती है। थोड़ा सा डीपली समझा देते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन की कितनी 78% मात्रा होती है। और इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 21% होती है। ठीक, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 21, तथा शेष कितना बचता है 1। तो 1 जो मात्रा होती है वो अन्य सभी गैसों का मिश्रण होता है। तो इसका आप लोग अगर काउंट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। कोई भी संख्या आपने का 100% होती है तो 78 हो जाएगी नाइट्रोजन, 21 हो जाएगी ऑक्सीजन और 1% में सभी आ जाएंगी, यानी कि अपना 100 आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का प्रतिशत तो वो 21%, अपना ये क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में किसे, यानी कि किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। हमारे देश में इसमें से थोड़ी, किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख, मद्रास या सिक्किम या नागालैंड। ये मद्रास लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, मद्रास दूसरा वाला विकल्प में। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है तो लद्दाख में सबसे अधिक ठंड पड़ती है, यानी कि हम उसे क्या कह सकते हैं, ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर संपादित होता है, तो जो होता है सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सभी हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण एवं वायु, जल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होते हैं सभी हरे पौधों द्वारा। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आपको एक डीपली तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल जाए आप लोग उसका एक सटीक आंसर दे पाएंगे। आप लोग अगर उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका सही आंसर आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो आपको एकदम से नॉलेज भरा जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका पूरा डिटेल मिलेगा आपको, और उसका आंसर भी, उसके बारे में भी पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप लोगों से आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़रूर जब भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आपको डीपली समझाएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और ज़रूर देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका कि नाम है DS राजपूत एडुकेशन। ठीक है, सब्सक्राइब करें ना करें वो आपका एक अलग मैटर है, लेकिन इसको देखते रहिएगा। आपको इस बार यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट पार करना है, इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपका बार समय व्यर्थ जा रहा है। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये कई परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडविन लुटियंस ने, जो अपना संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार किया हुआ था। किसने, एडविन लुटियंस ने। तो तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जरूर बता दीजिएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब वीडियो जब तक अंत होता है इसका आप लोग जल्दी से काउंट करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने नंबर बताइएगा। ठीक है, कि हमारे कितने में से कितने नंबर बन रहे हैं, हो सके तो आंसर भी बताते जाइएगा साथ साथ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक हो जाएगा, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कागज पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है, धातु पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है, कपड़ा भी नहीं हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर समझ में आया होगा, आपने शुरू से अंत तक ज़रूर देखा है। और अगर आप लोग नए चैनल पर आए हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। तो साथियों, और देखते रहिएगा इसी प्रकार से सेट पेपर। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।